हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भीम और आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें भी स्टैंडिंग वेव्स के हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या करना है कि पहले आप इसको जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा आप पॉज करके एक बार ट्राई करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना है आगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखा रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, ए सोनोमीटर वायर हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 1 मीटर। सोनोमीटर वायर है, टोटल लेंथ दे रखी है 1 मीटर between the fixed ends के बीच। where should the two bridges be placed below the wire so that the three segments of the, अगर उसके नीचे दो ब्रिजेस प्लेस कर देंगे सीधी सी बात है, तीन सेगमेंट हो जाएंगे। so that the three segments of the wire have their fundamental frequencies, उनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं उनका रेशियो देखा आपको इन द रेशियो 1:2:3। तीनों का रेशियो 1:2:3 हो, ये सबको देखना है। तो ध्यान से देखेंगे, करना क्या है कि आपको ये बोल दिया कि टोटल लेंथ तो है वायर की 1 मीटर, जैसे हम बनाते थे। दो ब्रिज रख दिए बीच में, तो तीन सेगमेंट हो गए। मान लो लेंथ हो गई है L1, L2 और L3। यही तीनों लेंथ पूछी है, कितनी 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 होनी चाहिए, जिससे कि जब ये तीनों सेगमेंट रेजोनेट करें अपने अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, तो इनके जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो हो वो क्या हो, 1:2:3। यानी कि F1:F2:F3 इज इक्वल टू 1:2:3। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1/2L1 इस पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर √T/μ इज टू 1/2L2 √T/μ रेशियो 1/2L3 √T/μ इज इक्वल टू 1:2:3। अब हमें पहले से ही पता है कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये इस वेट की वजह से इसमें टेंशन आ रही है mg की। ठीक है, तो तीनों ही पोर्शंस में टेंशन तो बराबर रहनी है और पूरी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग माननी है हमको जब तक कुछ ना बोला हो, तो म्यू भी कांस्टेंट है, यानी कि ये टर्म तीनों में सेम है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1/L1 इज टू 1/L2 इज टू 1/L3 इज इक्वल टू 1:2:3। अब यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि L1 इज टू L2 इज टू L3 इज इक्वल टू 1:1/2 इज टू 1/3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6:3:2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इससे हमें क्या पता चल गया, इनकी तीनों की लेंथ का रेशियो पता चल गया और टोटल लेंथ हमें पता ही है, L1 प्लस L2 प्लस L3 वैल्यू 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि L1 जो हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/L1 प्लस L2 प्लस L3, इन तीनों का ये मिलाएंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा 11 टाइम्स टोटल लेंथ L कितनी है 1 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 6/11 मीटर। ऐसी L2 क्या हो जाएगा 3/11 मीटर, ऐसी L3 क्या हो जाएगा 2/11 मीटर। मतलब ये इनकी लेंथ होनी चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा कि इनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हो वो 1:2:3 के रेशियो में हो। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग आगे का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिखा रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, इस सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स विद 5 एंटीनोड्स। एक कोई सोनोमीटर वायर है, रेजोनेट कर रहा है किसके साथ, कोई गिवन ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ऐसी उसकी फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से सोनोमीटर वायर पे 5 एंटीनोड्स बन रहे हैं। ठीक है, बिटवीन द टू ब्रिजेस व्हेन अ मास ऑफ 9 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर, और उस वायर से जो मास सस्पेंडेड है वो 9 kg, यानी कि टेंशन क्या हो जाएगी 9g। ठीक है, आगे बोल रखा है फुल स्टॉप व्हेन द मास इज रिप्लेस्ड बाय अ मास कैपिटल आई, कैपिटल एम। हमने 9 kg को हटा के कैपिटल एम रख दिया। द वायर रेजोनेट्स विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग 3 एंटीनोड्स फॉर द सेम पोजीशन ऑफ द ब्रिजेस। अब उन्हीं ब्रिजेस के बीच में जहां पे पहले कितनी एंटीनोड बन रही थी 5, अब कितनी एंटीनोड बन रही है 3। तो आपको क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ मास m इज 25 kg 5 kg 12.5 1/25 इस करके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। आपको बोल रखा था कि पहले जैसे ये दो ब्रिजेस मान लो फिक्स्ड एंड्स हैं बेसिकली, दो हमें तो इस बात से मतलब है, पहले कितने एंटीनोड बनने हैं 5, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, 5 एंटीनोड बनने मतलब पक्की बात हो गई, 5 लूप बनने है ना। ये कुछ एल लेंथ होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस एल लेंथ में 5 लूप बनने, इस वजह से 5λ/2 इज इक्वल टू एल। ये पहले हो रहा था। ठीक है, अब बाद में क्या हो गया, और ये कब हो रहा था जब 9 kg मास हमने लटका रखा था। ठीक है, तो इस वाले केस में जो टेंशन थी दैट वाज 9g। ठीक, बाद में बोल रखा 3 एंटीनोड बने जब मास कैपिटल एम लटका दिया, यानी कि कुछ ऐसा, इतनी ही लेंथ में बने 3, कुछ ऐसा।
सीधी सी बात है, वेवलेंथ बढ़ गई होगी, ठीक है, तभी 3 ही लूप आ पा रहे हैं अब। तो कुछ वेवलेंथ हो गई नई लैम्डा डैश, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नाउ 3 लैम्डा डैश बाई 2 इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो टेंशन क्या हो जाएगी, टेंशन कैपिटल एम जी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, इस कैपिटल एम मास की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या करोगे, हाँ दोनों ही केस में, ठीक। देखो आपसे दोनों ही केस में बोल रखा है ना कि वो सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट कर रहा है। जो ट्यूनिंग फॉर्क होंगे उसके जो प्रोंग्स होंगे उनके वाइब्रेशन की कुछ सेट फ्रीक्वेंसी होगी। अब उसी के साथ ये रेजोनेट कर रहा है, इसका मतलब कि सोनोमीटर वायर के वाइब्रेशंस की वही फ्रीक्वेंसी है जो उस ट्यूनिंग फॉर्क की है, पहले वाले केस में भी और बाद वाले केस में भी। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्या चेंज हो गया है? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को सेम रहना है, एफ हमें पता है वी बाई लैम्डा के बराबर होता है। वेवलेंथ बढ़ गई है तो पक्की बात है कि वेव वेलोसिटी वी भी बढ़ गई होगी, ठीक है। वो किस वजह से बढ़ी होगी? क्योंकि टेंशन बढ़ गया होगा जरूर, क्योंकि v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, वायर वही है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसी चीज का हम लोग यूज लेंगे। क्या उन्होंने बोल रखा है ना कि ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है इस वाले केस में और इस वाले केस में, वही दोनों हम सेम कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले केस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू ये 5 इसके आ रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v बाई लेमडा के अकॉर्डिंग। लेमडा हो जाएगा यहां से 12/5 और v क्या लिख देंगे, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन लेमडा की जगह 5/12 और अंडर रूट 9g बाई म्यू। ऐसे यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मेरे पास मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन लेमडा डैश इज इक्वल टू 3/12। तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सेम फ्रीक्वेंसी आनी है 3/12 अंडर रूट टी की वैल्यू क्या रख देंगे, एम जी बाई म्यू। अभी दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, इक्वेट इनको करेंगे तो इक्वेट करने पे देखो हमें क्या मिलता है, ये दोनों साइड 1/12 कट जाएगा, जी से जी भी कट जाएगा, और हम क्या लिख देंगे 3, ये अंडर रूट में m इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट में 9। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ m इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ m इज इक्वल टू 5 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 25 kg, यानी कि वो जो मास था वो 25 kg लटकाया गया था। क्या बात समझ में आ गई आपको? बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, ठीक। तो आपकी स्क्रीन पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एंड्स ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ एल, स्ट्रेच वायर लेंथ एल दे रखी है, आर फिक्स्ड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l, बोथ एंड्स फिक्स्ड वाला केस हो गया। इफ वन एक्सपेरिमेंट, इन वन एक्सपेरिमेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर इज y1 इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको y1, इक्वेशन उसकी y1 इज इक्वल टू a sin पाई x ओवर l sin ओमेगा t। आगे बोल रखा है एंड एनर्जी इज इवन, इस केस में जो एनर्जी थी वो क्या थी, इवन, मतलब पूरे लूप पे 0 से एल एन तक बोल रखा है ना इन्होंने, मतलब पूरे के पूरे स्ट्रेच वायर की ऐसे करके है, ठीक है, एनर्जी इवन। एंड इन अदर एक्सपेरिमेंट द डिस्प्लेसमेंट इज y2, जब उसको डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका, a sin 2 पाई x ओवर l sin 2 ओमेगा t, तो बोल रखा है एनर्जी थी E2, देन E2 इज इक्वल टू E1, E2 इज इक्वल टू 2E1, E2 इज इक्वल टू 4E1 और E2 इज इक्वल टू 16E1। ऐसे आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है और आपको बताना है कि क्या इसमें होगा, ठीक है। तो समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना, आपको ऐसे करके एनर्जी दी गई है, ध्यान समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि वो 0 से L लेंथ तक जो फिक्स्ड स्ट्रिंग है बोथ हैंड्स पर वो कुछ ऐसी है। देखना पहले वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या दिखा रखा है, इसमें आपको टी के साथ वो डिस्प्लेसमेंट वेरी तो कर ही रहा है, लेकिन साथ के साथ जो नोड्स की पोजीशन है वो क्या है, आप यहाँ पे एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखोगे एक तो तब डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 वाला नोड है। उसके बाद आप एक्स की सिर्फ और सिर्फ एल, यही एक 0 से एल तक के बीच में वैल्यू आएगी जो आप पुट करोगे तब फिर से नोड आएगा, जो मतलब कि ये बात समझ में आ गई कि जो पहली वाली एनर्जी है E1 उसके करस्पॉन्डिंग इसमें स्टैंडिंग वेव में एक ही लूप बन रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? कुछ एम्पलीट्यूड ए है इसमें, ठीक है। तो अपन क्या है इसकी एनर्जी क्या लिख सकते हैं, एनर्जी हमने निकाली थी याद है, एनर्जी ऑफ फाइंड आउट एनर्जी ऑफ वन लूप ऑफ स्टैंडिंग वेव, उसका फॉर्मूला आया था हमारा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा बाई 2। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एक ही लूप है तो E1 आ जाएगी म्यू, इसकी मास पर लेंथ फिक्स है, ए स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा यहां से आएगी इक्वेशन से, ओमेगा स्क्वायर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इसकी कितनी है एल, नहीं सॉरी
इसकी लैम्डा जो होगी वो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक लूप है ना, लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा हो गया 2l बाई टू, तो इसकी एनर्जी आ गई म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में जब हम लोग देखेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को देखते हैं, दोनों एंड्स वही फिक्स्ड, इन दोनों जगह तो नोट्स वैसे ही बननी है और इक्वेशन से भी पता चल ही जाएगा कि x की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो तो भी ये फंक्शन जीरो हो जा रहा है, x की वैल्यू अगर आप l रखोगे तो sin 2 पाई तब भी जीरो हो जा रहा है। लेकिन इस बार आप ध्यान से इक्वेशन को देखोगे, अगर आप x की वैल्यू l बाई टू भी रख देते हो तो भी l से l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे sin पाई आ रहा है, यानी कि एक बीच वाला पॉइंट और है जहां पर कि क्या बन रही है इस बार नोड, मतलब कि ये जो वायर है ये अपनी इस बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी में स्टैंडिंग वेव्स बना रहा है, सेकंड हार्मोनिक में, कुछ ऐसा। ठीक है, तो दो लूप्स बन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि अब क्या लैम्डा बाई टू यानी कि आधा लूप इतने में ही आ गया, कितने में, एल बाई टू में, तो यानी कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल। अब हमें क्या करना है, बोल रखा है यहाँ पे एनर्जी जो है स्ट्रेच्ड वायर की वो E2 है, तो E2 एनर्जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस E2 इज इक्वल टू, दोनों लूप्स की एनर्जी ऐड कर देंगे, सेम होगी 2 इंटू, वही फॉर्मूला लगाते हैं म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा बाई टू, तो म्यू ए स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड कितना इक्वेशन से पता चलेगा, ए ही है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहां से पता चलेगा 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई में लैम्डा, लैम्डा कितना है एल बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ गई 4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन मैच करता हुआ दिखेगा एंड दैट इज E2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ E1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखा रखा है। देखो ये जो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके लेक्चर से ही है। क्या बोला है इसमें आपसे, टू पल्सेस इन स्टैटिस्टिक है, टू पल्सेस है whose centers are initially 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिखा रखा है कि कैसे वो मूव कर रहे हैं, मैं बना देता हूं, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं। ये ऐसे जा रही है पल्स, ये ऐसे जा रही है, क्या बोल रखा है कि इन दोनों के जो सेंटर्स थे इनिशियली वो 8 सेंटीमीटर अपार्ट थे, ठीक है, आपसे भी वो लिखा है दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद द स्पीड ऑफ, दोनों की स्पीड सेम है एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आपसे बोला गया एट आफ्टर 2 सेकंड्स द टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस विल बी, फिर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ABCD दिख रहे होंगे, ठीक है, तो 2 सेकंड बाद होगा क्या, इसकी रफ्तार दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड बाद ये 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगी और ये भी 4 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगी, तो दोनों के दोनों बीच की डिस्टेंस से 8 सेंटीमीटर, दोनों 4-4 सेंटीमीटर पास आएंगी, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली सुपरपोज करेंगी और कंप्लीटली सुपरपोज करने की वजह से भी ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर रही हैं क्योंकि अपोजिट एम्पलीट्यूड्स हैं इनके, एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट, तो जिसकी वजह से ये पूरी स्ट्रिंग हमको ऐसे सीधी दिखाई देगी, ऐसा हमने लेक्चर में भी देखा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस विल बी जीरो, बिल्कुल नहीं, एनर्जी कहीं जाएगी थोड़ी ना। दूसरा है प्योरली काइनेटिक, हाँ यही है ना, हमने बताया था कि मीन पोजीशन पे हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स जिनकी वजह से रफ्तार मैक्सिमम होती है और पूरी पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे प्योरली पोटेंशियल ये भी गलत है, पार्टली काइनेटिक पार्टली पोटेंशियल ये भी गलत है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये इरेज करके वो वाला आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.4 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 0.4 मीटर एंड मास 10 की पावर -2 kg, इज टाइटली क्लैम्प्ड एट इट्स बोथ एंड, दोनों एंड फिक्स्ड वाली कंडीशन है, ठीक है, लेंथ दे रखा है, मास दे रखा है, म्यू निकल आएगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 1.6 न्यूटन, टेंशन भी दे दी, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। आइडेंटिकल वेव पल्सेस आर प्रोड्यूस्ड एट वन एंड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम डेल्टा टी, ऐसे मान लो कि आपकी फिक्स स्ट्रिंग कुछ इस टाइप की है, अब हो क्या रहा है ना कि कोई सोर्स है जो कि यहां से आइडेंटिकल वेव पल्सेस एक फिक्स टाइम इंटरवल पे छोड़ रहा है, वो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ठीक है, मतलब जैसे एक वेव पल्स ऐसे छोड़ी, अब ये अगली वेव पल्स यहीं से जो स्टार्ट होगी दैट विल बी आफ्टर टाइम डेल्टा टी, ठीक है। आपसे वो लिखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा टी विच अलाउज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन सक्सेसिव पल्सेस, कि एक के बाद एक जो दूसरी पल्स आ रही है उसके और प्रीवियस पल्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इसके लिए मिनिमम कितना वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा टी की, मतलब मिनिमम कितने टाइम बाद ये सेकंड पल्स छोड़ी जाए फर्स्ट पल्स के बाद, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में 0.05 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.4 सेकंड ऐसे आपका गिवन है, ठीक है। मैं कुछ डेटा है वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, दैट इज लेंथ दे रखी है आपको स्ट्रिंग की 0.4 मीटर,
मास दे रखा है 10⁻² kg, ठीक है, टेंशन दे रखी है 1.6 न्यूटन, ठीक है। बस इसके बाद हमें ये बताना है कि डेल्टा टी की कितनी वैल्यू हो जिससे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो क्या करें, देखना ध्यान से, हम ये चाहते हैं कि पहली पल्स ही निकल गई, अब मैं अगली पल्स तब भेजूंगा जब ये ऐसी ही एक और पल्स मेरे को इस स्ट्रिंग पे दिख रही हो, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पहले जाएगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये पहले जाएगी ऐसे, इस फिक्स एंड से टकराएगी, और फिक्स एंड से टकराने के बाद इसमें पाई का फेस चेंज आएगा जिसकी वजह से ये -a एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे आएगी, फिर वापस इधर आएगी, और फिर वापस इधर आती जस्ट इसे स्ट्राइक करके ये वापस ऐसी हो जाएगी वेव, ठीक है, क्योंकि फिर से पाई का फेस चेंज आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही तो वो टाइम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये इधर से आने वाली पल्स टकराकर वापस ऐसी होगी, तुरंत मैं दूसरी पल्स छोड़ दूंगा, फिर दोनों एक के ऊपर एक कंप्लीटली सुपरपोज करेंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरे को ये टाइम निकालना है कि कितनी देर लगती है इस पल्स को इधर से इधर जाने में, वापस इधर आने में। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, इधर 0.4, इधर भी 0.4, यानी कि डिस्टेंस कवर करनी है 0.8। स्पीड निकाल ही सकता हूं कैसे, v इज इक्वल टू √t/μ, टेंशन है 1.6 न्यूटन, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे 10⁻², और पॉइंट लेंथ यानी कि ऊपर ये 0.4, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास, ये तो गया 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। इसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, 0.8 मीटर। तो सीधी सी बात है, वो डेल्टा टी कितना होना चाहिए, 0.8/8, यानी कि वो टाइम होना चाहिए 0.1 सेकंड। इतना टाइम डिफरेंस होना चाहिए जो एक के बाद एक कंसेक्यूटिव पल्सेस छोड़ी जा रही हैं उनके बीच में। ये बात समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तब तक आप ये नोट करो। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ऐसे दो ब्लॉक्स दे रखे हैं M2 और M1, ठीक है। आपको साथ में ये भी गिवन है कि M1 इज ग्रेटर देन M2। आई क्या है, यहां से यहां तक इस ब्लॉक की इस पुली से दूरी दे रखी है आपको L, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको म्यू, साथ क्या ये गिवन है, गिवन द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज मच लेस देन द मास ऑफ द ब्लॉक्स। स्ट्रिंग का मास ब्लॉक्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। आगे बोला क्या, फाइंड द टाइम पल्स started at t is equal to 0 from M2 with the blocks released at also at t is equal to 0 takes to strike the pulley। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि इनिशियली ये होल्ड करा गया था सिस्टम, t is equal to 0 पे सिस्टम को रिलीज करा गया, तो सीधी सी बात है मास M1 हैवी है तो ये ऐसे करके जाएगा, और साथ के साथ उसी इंस्टेंट पर इस M2 से एक पल्स स्टार्ट होती है इस स्ट्रिंग के ऊपर। हमें ये बताना है कि वो पल्स इस पुली को कितनी देर में स्ट्राइक कर जाएगी, वो टाइम निकालना है, ठीक है। सवाल समझ में आया आपको। इस बार ये फिक्स नहीं है, ये स्ट्रिंग्स भी चलेंगी, उनके ऊपर जो पल्स होगी वो भी चलेगी। की बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ध्यान समझना, मेरा सबसे मेन टास्क है मैं उसकी स्पीड बता पाऊं। सीधी सी बात है, ध्यान से देखना, ये नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा M1 जी, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन आ गई होगी T, ये T टेंशन ही इस M2 को खींच रही है, ठीक है। मान लेते हैं पूरे सिस्टम का जो कंबाइंड एक्सेलरेशन है दैट इज A, तो मैं इस A एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, आपने मैकेनिक्स में से खूब सवाल करे होंगे, पूरा करने की जरूरत है ये डायरेक्ट ही बता देते हैं। एक बार बता दें यार, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। M1 जी माइनस टी इज इक्वल टू M1A, दूसरा लिख देते हैं T इज इक्वल टू M2A। दोनों इक्वेशंस को आप सम करोगे आ जाएगा M1 जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। बहुत ही सिंपल मैकेनिक्स है, इसमें वैसे आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। A इज इक्वल टू आ गया M1 जी अपॉन M1 प्लस M2। हमें पता चल गया पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। अब इसी से मेरे को टेंशन भी पता चल जाएगी, टेंशन हो जाएगी M2A, यानी कि M2A करूंगा तो M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। टेंशन पता चल गई, इसके बाद मैं स्पीड बता सकता हूँ उस पल्स की, √T/μ। अच्छा याद है लेक्चर में आपको बताया था जब पहली बार ये v इज इक्वल टू √T/μ आया था, एक ट्रक वाला एग्जांपल लेके, कि जो स्पीड होती है पल्स की √T/μ ये होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग का भी ऐसे की तरफ एक्सेलरेशन a है, तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ तो ग्राउंड फ्रेम से जो इसकी स्पीड हो जाएगी स्ट्रिंग पर जो पल्स चल रही है उसकी v नहीं होगी, वो तो स्ट्रिंग फ्रेम से है, ठीक है। वो कुछ होगी, मान लो टाइम बीत गया t, तो फिर ग्राउंड फ्रेम से देखने पर पल्स की स्पीड हो जाएगी √T/μ प्लस AT। क्या बात समझ में आ रही है ना। √T/μ तो हम लिख ही सकते हैं, क्या आ जाएगा M1 M2 G, म्यू गिवन है म्यू है अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम मैं क्या लिख सकता हूं कि इसकी किसी टाइम t पर जो स्पीड होगी किसकी, पल्स की, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, कुछ लिख देते हैं इसको v डैश नहीं, कुछ और सिंबल यूज कर लेते हैं, मान लो u, ठीक है। वो क्या हो जाएगी v प्लस AT, ठीक है। तो ये v क्या था, √M1 M2 G अपॉन म्यू M1 प्लस M2,
ये एक्सेलरेशन हमने निकाला था कितना है, कांस्टेंट है जो कि प्लस m1g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी। स्पीड आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ स्पीड को, वेलोसिटी को dx बाई dt, है ना। तो ये dx बाई dt जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 g अपॉन म्यू m1 प्लस m2 dt प्लस m1 g अपॉन m1 प्लस m2 t dt। ठीक है, अब आपको सिंपल सा पता है कि टाइम जब t इज इक्वल टू जीरो था, t इज इक्वल टू जीरो पे ये पल्स कुछ यहाँ थी। ठीक है, मान लो इस पोजीशन को x1, बाद में जब टाइम, वही टाइम हमें निकालना है कितना टाइम हो जाएगा t जिस पर कि ये पल्स यहाँ पहुंच जाए। इस पोजीशन को x1 लिखेंगे तो इसको लिख देंगे x1 प्लस एल। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ये l इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ m1 m2 g अपॉन म्यू m1 प्लस m2 इंटू टी प्लस m1g अपॉन m1 प्लस m2 टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है, आपको निकालना था अभी टाइम, पूरा आंसर नहीं आया है। टाइम की यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी टाइम की वैल्यू आएगी वही सही होगा। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, सिंपल सा समझ लेना, उनमें से एक नेगेटिव आनी है और एक पॉजिटिव आनी है, नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर ही देते हो आप। ठीक है, तो वही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कुछ खास बात है नहीं। टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस, इस वाले को माइनस एल को उधर ले जाएंगे, माइनस बी वाला टर्म लिखते हैं, माइनस बी यानी कि माइनस m1 m2 g अपॉन म्यू m1 प्लस m2, प्लस वाला ही ले रहा हूं मैं, माइनस वाला अपने आप ही नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये m1 m2 g अपॉन म्यू m1 प्लस m2 माइनस 4ac करोगे तो माइनस 4ac, ए क्या है इसमें, ए ये रहा m1g अपॉन 2 m1 प्लस m2। ठीक है, वहां तक नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको एक काम करूँ, यहीं छोड़ दूँ, ये क्वालिटी इक्वेशन आप सॉल्व करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। ये प्रॉब्लम्स ने आपके कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करी होगी और ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कर भी पाए होंगे। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा ये क्वेश्चन बस ठीक ठाक था, बाकी तो इससे पहले वाले बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर हमारे अभी थ्योरी वाले ही लेक्चर्स आएंगे, आप ये उनमें प्रॉब्लम्स तो इंक्लूड होंगी बीच बीच में, आप ये प्रॉब्लम्स करते रहें और जो भी अपने डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक्स।